Hello everyone, this is me Mehtab Ali in front of you today again. It's about today we will be talking about cell death, the mechanism of the cell death, the types of the cell death, and what are the reason behind the cell death, why cell death occur. So these all the mechanism, these all the questions will be discussed over in this lecture today. Students, cell death, let me write first name of the topic, cell death. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि सेल डेथ क्या है. सेल डेथ इज़ बेसिकली अ डेथ ऑफ सेल. जब सेल हमारे बॉडी के किल हो जाएं, जब हमारे सेल जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाए, तो दिस इज सिंपली कॉल्ड सेल डेथ. बॉडी के अंदर मुख्तलिफ सेल्स हैं और उन सेल्स की एक प्रॉपर टाइम जो है डेथ भी होती है, फिर न्यू सेल्स बनते हैं, फिर ओल्ड सेल्स की डेथ हो जाती है. तो ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता फिरता है हमारे बॉडी के अंदर. स्टूडेंट्स, जो हमारे बॉडी के अंदर फटीग सेल्स हैं, जो इनएक्टिवेट सेल्स हैं, और जैसे देखो आपने सुना होगा कि हमारे बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स आरबीसीज होते हैं. तो व्यूअर्स, जो आरबीसीज होते हैं तो उनकी एक प्रॉपर लाइफ है, उसके बाद उसको मरना होता है. और उसके बाद अगर हम बात करें जो फटीग सेल हैं, जो इनएक्टिवेट सेल हैं, जो सेल्स कंटिन्यूसली अपना काम परफॉर्म करके ख़त्म हो चुके हैं, उनके अंदर एबिलिटी नहीं है बाकी फंक्शन परफॉर्म करने की, तो इस तरह इस किस्म के जो सेल्स हैं स्टूडेंट्स, इनकी डेथ ही होनी है. तो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जो डेथ हैं उनके कुछ टाइप्स हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेल्स की डेथ होती है वो अचानक हो जाती है, किसी इंजरी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से. और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं वो सुसाइड कर लेते हैं. ऑटोफेगी प्रोसेस के थ्रू वो खुद ब खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो ये कुछ मैकेनिज़म्स हैं बेसिकली सेल डेथ के. सो सेल डेथ इज जस्ट अ डेथ ऑफ द सेल, and there are two type of the cell basically over here discussed in your second year biology: necrosis and apoptosis. नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस. स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले नेक्रोसिस को पढ़ें तो नेक्रोसिस क्या है? इट इज़ नथिंग जस्ट अ डेथ ऑफ लिविंग सेल्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द टिश्यू इंजरी और एक्सीडेंट. टिश्यू इंजरी की वजह से या किसी इंजरी की वजह से या अचानक किसी एक्सीडेंट की वजह से अगर हमारे बॉडी के जो लिविंग सेल्स हैं उनकी अचानक डेथ हो जाए, सडन डेथ हो जाए, दिस इज कॉल्ड बेसिकली नेक्रोसिस. नेक्रोसिस इज द डेथ ऑफ द सेल ड्यू टू एन इंजरी. किसी भी इंजरी की वजह से अगर हमारे बॉडी के सेल्स की डेथ होती है स्टूडेंट्स, तो इसे हम कहते हैं नेक्रोसिस. और नेक्रोसिस के बारे में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नेक्रोसिस इज लाइक अ सेल मर्डर. जैसे अचानक कहीं कत्ल होता है, कहीं किसी का मर्डर हो जाता है, तो वो अचानक होता है, वो बता के नहीं होता, अचानक उसको मार दिया जाता है. तो यहाँ पे भी यही केस है कि भाई अचानक कोई एक्सीडेंट, कोई इंजरी हो जाती है जिसके रिजल्ट में हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं वो उनकी डेथ हो जाती है. तो ड्यूरिंग नेक्रोसिस के दौरान स्टूडेंट्स, जैसे नेक्रोसिस होती है, जैसे सेल्स की डेथ स्टार्ट होती है, तो उस वक्त सबसे पहले जो हमारे सेल्स हैं, जो बॉडी के लिविंग सेल्स हैं, वो उनके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, वो स्वेल्स हो जाते हैं ना. उसके बाद वो सेल बर्स्ट हो जाते हैं. उसके अंदर जो इंडोटॉक्सिन्स हैं, जो जितने भी वो टॉक्सिक मटेरियल हैं, उसके बाद वो रिलीज़ हो जाता है. और उस टॉक्सिक मटेरियल रिलीज होने की वजह से जो उसके सराउंडिंग सेल्स हैं उनको भी नुकसान जो है ना हो सकता है. सो ड्यूरिंग नेक्रोसिस सेल स्वेल्स एंड फाइनली बर्स्ट. इन्फ्लोमेशन एंड पेन सराउंडिंग द सेल. स्टूडेंट्स, जब नेक्रोसिस होती है और सेल्स की स्वेलिंग भी हो जाती है तो इनके अंदर पेन भी होता है, सेल्स इन्फ्लोमेट हो जाते हैं. और जो एक पर्टिकुलर एरिया, जिस एरिया के अंदर इंजरी हुई है, सपोज करें कि ये एक एरिया है जहाँ पे ये इंजरी हुई है, तो इस एरिया के अंदर जितने सेल्स हैं ये इन्फ्लोमेशन कंडीशन के अंदर होंगे. स्टूडेंट्स, उसके बाद
I have already mentioned this point, necrosis is like a cell murder. So अचानक किसी सेल की डेथ हो जाती है तो इसको हम सेल मर्डर कह सकते हैं। हाउ दिस इज गोइंग टू बी प्रोसेसिंग इन आवर बॉडी, इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे होती है? तो इसका मैकेनिज्म सिंपल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सराउंडिंग सेल्स हैं और ये ऐसा सेल है जिस सेल के अंदर अब नेक्रोसिस हो रही है। तो नेक्रोसिस कैसे होती है, उसका कुछ मैकेनिज्म होता है कि जो उसके साइड वाले सेल्स हैं, जो उसके नेबरिंग सेल्स हैं, उनसे बेसिकली किलिंग सिग्नल्स आते हैं और डेथ सिग्नल आते हैं। बेसिकली वो जो सराउंडिंग वाले सेल्स हैं वो इनको मशवरा देते हैं भाई मर जाओ, अचानक ख़त्म हो जाओ, बस क्योंकि वो उनकी एक्सीडेंटली इंजरी हुई हो। तो इसमें बेसिकली जो उसके नेबरिंग सेल्स हैं वहीं से डेथ सिग्नल्स आएंगे और किलिंग सिग्नल्स आएंगे, और किलिंग सिग्नल्स और डेथ सिग्नल्स जो होते हैं वो पैगाम लेकर आते हैं इन सेल्स के थ्रू, इन सेल्स को कि भाई अब तुम्हें मरना है। तो इनके अंदर ये जो इंडोटॉक्सिन्स हैं, इंस्यूरेंस, लेट मी करेक्ट दिस डेफिनेशन, स्पेलिंग, ओके, इनके अंदर ये जो पार्टिकल्स हैं इनको हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल्स। और ये इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल्स क्यों होते हैं? बेसिकली ये इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल्स इन्फ्लेमेशन कराने में हेल्प करते हैं, इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, और इन इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल की वजह से इसके अंदर बेसिकली पेन भी फील होता है, दे कॉज अ पेन। और इस एरिया, जिस एरिया के अंदर ये नेक्रोसिस हो रही है, तो इस एरिया के अंदर इन्फ्लेमेशन भी होती है और उसके साथ साथ पेन भी होता है। तो स्टूडेंट्स अचानक क्या होता है कि ये जो सेल है, जो नेक्रोटिक सेल है, इसके अंदर बेसिकली ये जो इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल्स होते हैं, तो जब इसके अंदर वो ज़्यादा हो जाते हैं तो ये पार्टिकल इनसे रिलीज हो जाते हैं। जब इनसे पार्टिकल ये रिलीज हो जाते हैं तो ये यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं, और ये जो नेबरिंग सेल्स हैं इनको भी वो जो है ना वो डैमेज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो नेक्रोटिक सेल है वो फट जाता है, वो ख़त्म हो जाता है बॉडी का। हालांकि ये पहले नॉर्मल था, लेकिन अचानक किसी इंजरी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से ये एबनॉर्मल हो गया है, और इसके अंदर जितने भी इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, और वो पार्टिकल जो नेबरिंग सेल्स हैं उनको जो है ना वो डैमेज कर सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म था हमारे बॉडी के अंदर नेक्रोसिस का। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एपोप्टोसिस के बारे में कि एपोप्टोसिस क्या है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एपोप्टोसिस जो है वो एक प्रोग्राम सेल डेथ है। वो जो है उसका एक अलग निज़ाम है, एक अलग मैकेनिज़्म है, एक अलग सिलसिला है। सेल को बताया जाता है कि जब आपके अंदर कोई एबिलिटी ना हो किसी फंक्शन परफॉर्म करने की तो आपको भाई मरना है। आपकी एज जब इस वक्त जो है ना आ जाए तो आपको बिल्कुल मरना है। अब आप किसी काम के नहीं रहे, आपकी कोई हैसियत नहीं है। वैसे भी जब हमें कोई लिफ्ट नहीं कराता तो हम ये महसूस करते हैं कि शायद हमारी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन होता है। तो बेसिकली एपोप्टोसिस क्या है? सबसे पहले लेट्स मूव टू द डेफिनेशन। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम सेल डेथ। इसको हम प्रोग्राम सेल डेथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेल मर्डर नहीं है, ये बेसिकली एक इसका पूरा निज़ाम है, पूरा प्रोग्राम है। सीरीज ऑफ द चेंजेस हैं इसके अंदर। पहले कुछ चेंजेस होती हैं, उसके बाद बाकी चेंजेस होती हैं, फाइनली सेल की डेथ हो जाती है। डायरेक्टली सेल्स की डेथ नहीं होती। प्रोग्राम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले ये होगा, उसके बाद ये होना है, उसके बाद फाइनली ये होगा। तो मैं आपको वो स्टेप्स भी समझा दूंगा। स्टूडेंट्स, एपोप्टोसिस इज लाइक अ सेल सुसाइड। इट्स लाइक अ सेल सुसाइड का मतलब ये है कि जैसे ऐसे समझो कि सेल जो है ना यहाँ पे खुदकशी कर लेता है अपने आप की। वो कहता है भाई मेरी कोई पहचान नहीं है, मुझे कोई जानता नहीं है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, तो बेहतर है मैं मर जाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर काम करने की वैसे भी सलाहियत नहीं है, तो उसको फिर मरना ही होता है। और बाकी उनको जो सराउंडिंग वाले सेल्स हैं, जो नेबरिंग सेल्स हैं, वो भी सजेस्ट करते हैं कि भाई अब तुम्हें वैसे कोई एबिलिटी नहीं है किसी काम को फंक्शन परफॉर्म करने की, बेहतर है तुम मर जाओ। वो उसको पैगाम देते हैं। वो सर्वाइवल फैक्टर्स बेसिकली मैं आपको आगे बताऊंगा, वो इनको नहीं मिलते, तो ये फिर जो है इसकी डेथ हो जाती है। स्टूडेंट्स, ये जो एपोप्टोसिस है वो कॉमनली अकर होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर। जब हमारी डेवलपमेंट होती है जो है ना वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन टाइम, जब हमारी डेवलपमेंट होती है, हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस ऑर्गन्स बनते हैं, तो उस वक्त इसका बहुत अच्छा रोल होता है। स्पेशली मैं आपको बता दूं, ये जो हमारे हैंड्स की फिंगर्स हैं,
जब इनके अंदर डेवलपमेंट हो रही थी तो ये आपस में इस तरह से थी, ये बिल्कुल क्लोज सी अटैच थी। ये 5 जो फिंगर्स हैं हमारे एक दूसरे के साथ अटैच हुई होती थी। यहाँ पे लेयर्स होते थे, टिश्यूज़ के सेल्स होते थे। तो रिजल्टेंट क्या हुआ, जब इनके अंदर एपोप्टोसिस हुई तो ये जो हमारी फिंगर्स हैं ये एक दूसरे से क्या हो गई, सेपरेट हो गई, क्योंकि इनके अंदर जो सेल्स है वो डैमेज हो गए, क्योंकि एक प्रोग्राम सेल डेथ थी। और ये कि एपोप्टोसिस कुछ केसेस में बेनिफिशियल है। स्टूडेंट्स, उसके बाद जो इनएक्टिवेट सेल्स हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो फटीग सेल्स हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं थ्रू द एपोप्टोसिस, क्योंकि उनके अंदर भी कोई फंक्शन परफॉर्म करने की एबिलिटी नहीं होती। उसके बाद अगर हम बात करें कि ज़रूरी ये नहीं है कि सिर्फ एपोप्टोसिस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही होती है, लेकिन इट मे बी इन द ओल्ड सेल्स, क्योंकि ओल्ड सेल्स आप जानते हैं कि उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं होती किसी फंक्शन परफॉर्म करने की, कोई वो कुछ नहीं करते, तो वो फटीग हैं, वैसे भी इनएक्टिविटी ख़त्म है, बीमार हैं, तो उसको मरना ही पड़ेगा। अच्छा, मैकेनिज्म जो है एपोप्टोसिस का वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चीज़ें तो खैर याद हो जाती हैं लेकिन मैकेनिज्म भूल जाते हैं, तो मैकेनिज्म आपको याद करना पड़ता है। स्टूडेंट, सबसे पहले होता क्या है, मैं आपको पहले इनकी एक जो खुसूसियात हैं वो बता दूं कि एपोप्टोसिस के अंदर 3 चीज़ें हैं मेन, बल्कि 2 चीज़ें समझें। एक, सबसे पहले एपोप्टोसिस के लिए कुछ ऐसे जीन्स हैं जिनकी एक्टिवेशन लाजिम है। उसके बाद एपोप्टोसिस के लिए कुछ ऐसे प्रोटीन है, स्पेशली मैं आपको प्रोटीन्स के नाम भी बताऊंगा, कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको भी एक्टिवेट करना पड़ता है, क्योंकि वो प्रोटीन आगे एपोप्टोसिस करने में हेल्प करती हैं। थर्ड, कैल्शियम का रिलीज होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम रिलीज होगी तो एपोप्टोसिस का जो स्टार्ट है, जो प्रोसेस है, वो भी जो है ना वो कंटिन्यू हो सकता है। लेट्स मूव टू द मैकेनिज्म। तो आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल सेल है हमारे बॉडी का, ये एक नॉर्मल सेल था बॉडी का, लेकिन इसके अंदर अब एपोप्टोसिस होने लगी है। इसके अंदर अज्यूम करें कि ये जीन्स है, ये क्या है कि जीन्स है, और इन जीन्स को क्या करना होगा, एक्टिवेट करना होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्टिवेशन ऑफ द सम जीन्स, ये जो कुछ जीन्स है इनको एक्टिवेट करना पड़ता है। उसके बाद क्या करना है, इसके अंदर जो प्रोटीन है उन प्रोटीन को भी हमें एक्टिवेट करना है। अब हम प्रोटीन को एक्टिवेट कैसे करेंगे, प्रोटीन्स को हम किस तरह से एक्टिवेट करें, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ एंजाइम होते हैं काइनेसिस एंजाइम के नेम से। तो ये काइनेसिस एंजाइम क्या करते हैं कि ये जो प्रोटीन है, अज्यूम करें कि यहाँ पे प्रोटीन है P, यहाँ पे प्रोटीन है X, यहाँ पे प्रोटीन है T, यहाँ पे प्रोटीन है Z, ये कोई भी नाम है प्रोटीन का। तो ये काइनेसिस एंजाइम क्या करता है, ये आप देख सकते हैं कि ये अज्यूम करें कि ये ATP है, ATP का एक मॉलिक्यूल है, और इस ATP के मॉलिक्यूल के अंदर 3 फॉस्फेट के ग्रुप होते हैं। तो ये काइनेसिस एंजाइम क्या करता है कि यहां से एक फॉस्फेट लेकर Z के साथ जो है ना अटैच कर लेता है। अब अज्यूम करें कि Z एक प्रोटीन थी और अब प्रोटीन के साथ जो है वो फॉस्फेट जो है अटैच हो गया। तो जब प्रोटीन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होने लगता है तो ये प्रोटीन फिर एक्टिवेट हो जाती हैं। तो प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए कभी कभी हम फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच करवा देते हैं, और वो किस तरह से करवाते हैं, हमारे पास एंजाइम है काइनेसिस एंजाइम, उसके थ्रू। स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे कैल्शियम भी रिलीज होती है, क्योंकि एपोप्टोसिस प्रोसेस के अंदर कैल्शियम का होना लाजिम है। उसके बाद सबसे पहले होता क्या है कि ये एक सेल था और इस सेल के अंदर माइल्ड कन्वोल्यूशन हो जाती है। इसका मतलब है कि जो हमारा सेल है वो थोड़ा सा जो है स्टूडेंट्स वो कंस्ट्रक्शन उसके अंदर हो जाती है, थोड़ा सा कम हो जाता है, साइज में रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बन चुकी है। यहाँ पे सेल का जो साइज है यहाँ से और बीच से थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्रोमेटिक कंपैक्शन, इसके अंदर जो न्यूक्लिक मटेरियल है, जो क्रोमेटिक कंपैक्शन है वो होगी। उसके बाद सेग्रीगेशन होगी, जो उसके अंदर वो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़ेंगे। जब वो आपस में बिल्कुल अटैच होंगे, जुड़ेंगे, तो फिर सेल की जो साइज होगी वो कम हो जाएगी। स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि ये थर्ड स्टेप है बेसिकली एपोप्टोसिस का। यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होती है। यहाँ पे कुछ इंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम होते हैं। इंडोन्यूक्लियसेस ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए स्प्लिटिंग एंजाइम है, जो कि यहाँ पे जो न्यूक्लिक मटेरियल होगा उसकी बेसिकली फ्रेगमेंटेशन करेंगे। तो न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे होगी, और आप देख सकते हैं कि ये देखें न्यूक्लियर पूरा आप जो जितना भी न्यूक्लिक मटेरियल था, जितना भी अंदर कंटेंट्स है
वो सब जो सब उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है थ्रू द एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम। उसके बाद जाकर ये आपका एपोप्टोटिक सेल है। मैं इसको इस पेन से आपको दिखा देता हूँ कि ये आपका एक एपोप्टोटिक सेल है, और इस सेल को अब ये जो बकाया सेल आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं फेगोसाइटिक सेल। तो फेगोसाइटिक सेल क्या करते हैं, इनको खा जाते हैं बस, तो इनका इतना नुकसान नहीं होता नाइबरिंग सेल्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या था कि इन्फ्लेमेटरी जो सब्सटेंसेस थे वो रिलीज हो जाते थे और जो नाइबरिंग सेल्स है वो भी डैमेज हो रहे थे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मैकेनिज्म समझ में नहीं आया तो बेशक आप ये सिंपल मैकेनिज्म भी समझ सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक सेल है, नॉर्मल सेल अज्यूम करें कि ये नॉर्मल सेल था, लेकिन इसको पहले मिल रहे थे सर्वाइवल सिग्नल्स। जब सेल्स को सर्वाइवल सिग्नल्स होंगे तो सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट रहेंगे, सेल्स लिविंग होंगे, सेल्स अपने फंक्शंस प्रॉपर वे से परफॉर्म करेंगे। बट जब सेल्स को सर्वाइवल सिग्नल्स नहीं मिलेंगे तो सेल समझ जाएंगे कि हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारी बस कोई वैल्यू नहीं है, हमें मरना चाहिए। तो होगा क्या कि जब सर्वाइवल सिग्नल्स सराउंडिंग सेल से नहीं आएंगे तो ये सेल समझ जाएगा कि भाई मुझे अब एपोप्टोसिस में जाना है, मुझे जो है ना मुझे मरना है बस। तो होगा क्या स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जब ये सर्वाइवल जो फैक्टर्स है वो बंद हो जाएंगे तो इस सेल के अंदर एपोप्टोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो है ना ये सारी चीज़ें ये अगेन इन्फ्लेमेटरी पार्टिकल्स हैं। आप इनको इंट्रासेलुलर टॉक्सिन भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। और ये इंट्रा सेलुलर टॉक्सिन्स यहाँ पे ऐसे रिलीज नहीं होते जैसे यहाँ पे रिलीज हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको दूसरी बात बताऊंगा कि यहाँ पे बेसिकली एक बैग्स होती हैं, एक छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं, जिन वेसिकल्स के अंदर ये पार्टिकल्स जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं और फाइनली बाहर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये एपोप्टोटिक वेसिकल्स हैं और इन वेसिकल्स के अंदर ये वाले जो इंट्रा सेलुलर टॉक्सिन से वो आकर इसके अंदर जो है स्टोर हो जाते हैं। और फाइनली क्या होता है कि जो एंगुलफिल्म होती है इसकी, जो फेगोसाइटिक सेल होते हैं वो आकर इसको जो है ना वो खा जाते हैं। तो ये पार्टिकल्स रिलीज नहीं होते इधर उधर, ना ही जो नाइबरिंग सेल्स हैं उनकी डेथ होती है। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म था सेल डेथ का। तो सेल डेथ के दो टाइप, नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस, उसके बारे में हमने कुछ कॉन्सेप्ट लिया। वैसे सेल डेथ के अंदर गैंग्रीन भी आती है, उसके फिर अलग टाइप हैं, गैस गैंग्रीन है, लिक्विड गैंग्रीन है। तो ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा, ये हम फार्मेसी में या फिर MBBS में पढ़ते हैं टॉपिक। तो ये इसका मतलब कुछ और भी है अगर हम इसको डीप में पढ़ें तो, लेकिन सेकंड ईयर बायोलॉजी के हवाले से ये सिर्फ इस तरह से कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।